परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में वंदन और उसके बाद आनंदमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक बार पुनः स्मरण किया और मुझ पे अपना प्रेम दर्शाया। और उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। तो आज का जो हमारा विषय है वो है फैमिली कॉन्स्टलेशन। फैमिली कॉन्स्टलेशन को आप ये समझिए कि यह एक प्रकार की थेरेपी है जो समूचे परिवार की जाती। परिवार में पीढ़ियों से पीढ़ियां चलती है, जैसे परदादा, दादा, पिताजी, आगे की संतान, मतलब हम और हमारे बच्चे या पोते पड़पोते जो भी है। ये एक फैमिली ट्री होता है। इस फैमिली ट्री के अंदर, या ये कहें कि ये एक प्रकार का पारिवारिक नक्षत्र है। जैसे बहुत सारे तारों का जो समूह होता है उसको तारामंडल बोला जाता है, उसी तरह ये फैमिली कॉन्स्टलेशन है। फैमिली यानी परिवार, और कॉन्स्टलेशन का मतलब हो गया नक्षत्र मंडल या तारों का समूह। और इस पूरे फैमिली के अंदर हम एक दूसरे के साथ मानसिक ऊर्जा बंधनों के साथ जुड़े रहते हैं, जिसको आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह दो, या सबके मन जो आपस में जुड़े होते हैं, इसको माइंड इंटरलिंक्ड कहा जाता है। कि सबके मन, सबके भाव विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पहले फैमिली थोड़ी बड़ी हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे रहे होंगे, शहर से वापस जब अपने गांव में गए होंगे, तो आपको ये कहा जाता था कि आप किसके पोते हो, या आपके दादा कौन है। इस तरह पूछा जाता है। आपको आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी वहाँ फैमिली के हेड जो होते हैं उसके माध्यम से होती है। और जैसे जैसे आज का समय बदल रहा है, फैमिली बहुत छोटी होती जा रही है और आपस में दूर भी हो रही है। लेकिन जितनी दूर हो रही है उसके कारण एक दूसरे, मतलब उस स्मॉल फैमिली के अंदर
एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस भी आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं। आज जैसे परिवार में क्या होता है कि कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है। पहले जब छोटे थे तो फैमिली साथ में बैठकर खाना खाती थी, साथ में बैठ के टीवी देखती थी, और बहुत सारे काम हम साथ में करते थे। तो जिसकी वजह से हमारी जो मानसिक ऊर्जाएं थी वो पूरी तरह से व्यवस्थित थी, एक दूसरे के साथ अटैच्ड थी, और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड भी बहुत अच्छी होती थी। मगर जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे आप देखिए कि सब एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। मगर इस दूर होने की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं उनको व्यक्तिगत रूप से झेलनी पड़ती हैं, विशेष रूप से सिंगल फैमिली के अंदर। क्योंकि उनको फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं, या कहें कि एक स्टार है, वो अपने दूसरे सितारों से काफी अलग हो गया है, और इस वजह से बाकी जो दूसरे सितारे हैं, जो ग्रुप में हैं, उसकी एनर्जी को वो नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी खुद की एनर्जी काफी डाउन है। लेकिन जब ग्रुप में रहते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी शेयर होती है, और एक दूसरे की तकलीफें, दुख, दर्द काफी कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही फैमिली अलग होती है, दूसरी जगह जाके बस गए, या कई बार आप आजकल तो विदेश में जाके भी बस जाते हैं, तो उन फैमिलीज में समस्याएं बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ उनको पूछने वाला, उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने वाला, और उनको एक तरह से मोरल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं होता है। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन का बेनिफिट क्या है, ये क्यों किया जाता है, और ये किस लिए होता है? परिवार में ऊर्जा जो होती है गति करती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्सनैलिटी की एक गलत चीजें, या पर्सनैलिटी का कोई गलत पार्ट फैमिली के किसी मेंबर में था, और वो एक गलत चीज जो है हमारी किसी और जनरेशन में आ जाती है। कई बार बात बात में हम लोग एक दूसरे को कह देते हैं कि ये तो इस परिवार की खोह है, इसके परदादा भी यही करते थे, दादा भी यही करते हैं, ये चला आ रहा है। तो इस चेन को तोड़ने के लिए, इस गलत बिहेवियरल पैटर्न को तोड़ने के लिए फैमिली कॉन्स्टलेशन किया जाता है। गलत बिहेवियर या एक ऐसा समाज में कुछ ऐसे मतलब व्यवहार है जो स्वीकार्य नहीं होते हैं, जैसे कि नशा करना, या कुछ गलत आदतें। और कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली कॉन्स्टेलेशन के अंदर, जैसे दादा की जो वाइफ थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में पिताजी की जो मतलब वाइफ, मतलब मदर, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है। बाद में लड़के की शादी होती है, उसकी जो वाइफ होती है, फैमिली में आते ही उसको भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। और बेटे की वाइफ है, फैमिली में आने के बाद उसको भी वो हो जाती है। तो ये जो एक पैटर्न चलता है, ये जो एक चेन चलती है, इस चेन को तोड़ने के लिए फैमिली कॉन्स्टलेशन किया जाता है। फैमिली कॉन्स्टलेशन की जो शुरुआत है, और इसकी जो उत्पत्ति है,
वो विदेश में हुई थी हेलिंगर के द्वारा। अब इसके जो कुछ ऐसे रहस्य हैं, तो कई परिवारों में कुछ ऐसी बातें होती है जिनके बारे में कोई बताना नहीं चाहता या बताने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्तिगत चीजें होती है। कभी कभी ऐसा इसलिए भी होता है कि कोई बात आसानी से भूल जाते हैं और उस कारण का पता नहीं चलता, और परिवार के सदस्य उस मामले को छिपाए रखने के लिए भी उत्सुक होते हैं। तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आगे जाके एक विचित्र सा रूप ले लेती है। जैसे फैमिली में किसी को कैंसर हो गया, और वो कैंसर फिर फैमिली के दूसरे सिबलिंग को हो गया, उनके बच्चों में आ गया, या उसी से रिलेटेड नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आ गया। तो इसके लिए एक संस्थागत या मतलब एक ग्रुप में, ग्रुप ट्रीटमेंट जिसको बोला जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। और ये जो समस्याएं चली आ रही होती है, ये कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति में नहीं होती। तो ये जो समस्याएं होती हैं परिवार के अंदर, ये इन समस्याओं को तोड़ने के लिए पारिवारिक नक्षत्र की जो चिकित्सा है वो की जाती है। और इसका जो वास्तविक विज्ञान है, अनिवार्य रूप से हमारे रिश्तों की जो अंतर्धाराएं होती है उसको समझने का विज्ञान है। हम जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक प्रकार के मन के घाव हैं, वो ऊर्जा के रूप में आगे से आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको आप द साइंस ऑफ रिलेशन या साइंस ऑफ फैमिली कह सकते हैं। और ये एक्चुअली अभी भारत में धीरे धीरे आया है, लेकिन विदेशों में इसे बहुत ज्यादा मतलब किया जाता है। खास तौर से जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, उस साइड में ये फैमिली कॉन्स्टलेशन की जो प्रॉब्लम है, सॉरी चिकित्सा है, इसका वहाँ बहुत ज्यादा प्रचलन है। आपने उलझाव शब्द पहले भी सुना होगा, उलझन। तो हम पारिवारिक गतिशील उलझनों में इसको उस रूप में संदर्भित करते हैं जो इसे हमारे अतीत से जोड़ती है। अब समस्याएं क्या होती है कि जैसे पारिवारिक झगड़े, कोई विशेष मुद्दा, या कोई विशेष रोग, या असमय मृत्यु। अभी एक थोड़े पहले एक केस आया था जिसमें एक लेडी ने बताया कि उसकी फैमिली में एक पैटर्न बना हुआ है कि कोई व्यक्ति 40 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहता, 40 का होता है और चला जाता है। और अभी जब हम सीख रहे थे तो उस टाइम में उसने बोला कि उसका जो बेटा है करीब 35 का हो चुका है, लेकिन उसकी शादी भी नहीं हुई। तो उसका फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, और उसकी उस समस्या को सुलझाया है। सुलझाते कैसे हैं कि इस ये जो पैटर्न चला आ रहा है, इसे ब्रेक किया जाता है ग्रुप थेरेपी के द्वारा। और ग्रुप थेरेपी जो है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, इसे ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि समझ लीजिए कि किसी को कोई एक परंपरा से, या दादा या परदादा के टाइम से ही प्रॉब्लम चली आ रही है। वो प्रॉब्लम परदादा को थी, फिर दादा में आई, फिर
पिता में आई, फिर बच्चे में आई, फिर आगे पोते में भी आ जाती है। अब उस चेन को अगर आप ब्रेक करना चाहें, तो उसके लिए ये जो थेरेपी है ये बहुत जबरदस्त है। बहुत बार हम अपने आसपास या अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे पैटर्न को देखते हैं, जो ये पैटर्न चला आता है। जैसे कई बार सुसाइडल पैटर्न होता है। सुसाइड भी एक पैटर्न के साथ चला आ रहा है कि उसने सुसाइड किया, फिर अगले जनरेशन के किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, फिर किसी और ने, और फिर कभी कभी कोई बोल देता है कि मेरा बेटा भी अब ऐसी बातें करने लग रहा है। वो एक पैटर्न है, वो एक एनर्जी है जो चली आ रही है, और उस एनर्जी को ठीक करने के लिए ये किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, किसी जिस फैमिली का कोई भी एक व्यक्ति होता है जो अपनी इस समस्या को सुलझाने के लिए फैसिलिटेटर के पास आता है और उसे कहता है कि भाई मेरे परिवार में ऐसी ऐसी समस्या है, मैं इस समस्या को दूर करना चाहता हूँ। तो वो पहले उसकी उस सारी समस्याओं को सुनता है, फिर उसे पूछता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, या वो उसको कहेगा कि आप अपनी फैमिली का एक ट्री बनाओ। तो ट्री कैसे बनेगा, पहले खुद का नाम, फिर अपनी वाइफ का नाम, या फिर सबसे पहले अपने बच्चों के नाम, फिर अपना, फिर अपने सिबलिंग का, उनके बच्चों का, फिर अपने पिता का, माता का, फिर उनके सिबलिंग। तो यहाँ आपको देखना होता है कि प्रॉब्लम जो है मैटरनल है या पैटर्नल है। मतलब मदर फैमिली से आ रही है तो मदर फैमिली को लेके चार्ट आगे बनाना होता है कि मदर और उनके सिबलिंग, उनके फादर, फिर उनके मदर, फिर उनके फादर, मतलब ग्रैंडफादर। तो वहां से ऐसा बनाना होता है। अगर पैटर्नल है तो अपने सिबलिंग का, अपने सिबलिंग्स के बच्चों का और उनके बच्चों का भी, और अपने माता पिता का, सॉरी पिता का और उनके सिबलिंग का और उनके बच्चों का, और फिर आगे भी अगर मालूम है तो उनके पिता का भी, मतलब आगे भी जाया जा सकता है। तो वहाँ उसके बाद में जितने भी समझ लो मेंबर का पता चलता है कि भाई टोटल कितने मेंबर्स हैं, कि भाई 10, 15, 20, 25 जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उसके लिए उतने लोगों का अरेंजमेंट किया जाता है। और जो व्यक्ति समाधान लेने आता है वो उसको बोलता है कि ये समस्या सॉल्व करनी है। उसके बाद एक फैमिली जनरेट की जाती है, मतलब जो व्यक्ति उसमें जुड़े हुए होते हैं उनको, वो व्यक्ति जो समाधान लेने आता है अपने फैमिली के एक एक मेंबर के रूप में चुनता चला जाता है बारी बारी से। जैसे किसी को भाई बना दिया, किसी को बहन बना दिया, किसी को फादर बना दिया, किसी को मदर बना दिया। इस तरह से वो उन लोगों को चुनता चला जाता है, और फिर वो कुछ समय के लिए कॉन्शियसनेस या डीप मेडिटेशन में जाते हैं, उस एनर्जी को फील करने लगते हैं। और उसके बाद में जो फैसिलिटेटर है वो एक एक से पूछता है कि आपको एनर्जी कैसे फील हो रही है, कहाँ पे डिस्टरबेंस आ रहा है। और ये पूछताछ, ये जांच, और जो भी कुछ पॉइंट होते हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पूछा जाता है, जिसको आप अभियोग या कुछ भी कह सकते हो। तो वो जो लोग हैं उस एनर्जी को फील करते हैं, तो वो जैसे जैसे बताते हैं तो वैसे वैसे वो व्यक्ति भी समझने लगता है, जो समाधान लेने आता है उसको भी पता चल जाता है कि हाँ, समस्या का जो कारण था ऐसा ये था। और धीरे धीरे वो उन पूरे सूत्रों को, एक एक सूत्रों को पता करता चला जाता है। और पास में एक व्यक्ति भी होता है जो एक एक घटनाओं को, बातों को
लिखता चला जाता है। जैसे उस जिसको उसने किया है वो कोई बात बोल रही है, किसी को फूफा के रूप में सेलेक्ट किया है वो कुछ बोल रहा है, या किसी को दादा के रूप में सेलेक्ट किया है वो कुछ बात बता रहे हैं। तो वो जो एनर्जी है वो वहां पे रिलीज होती है, उस समस्या के सूत्रों को बिंदुवार लिखते चले जाते हैं जब तक कि उस समस्या का मूल जो है उसका पता नहीं चलता। तो इतने सारी उलझनों को सुलझाने के लिए जब वो मूल बिंदु पे पहुंच जाता है कि ये जो समस्या थी दादा से शुरू हुई है, दादा के भाई से शुरू हुई, वहां पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर उस समस्या को बहुत अच्छे तरीके से क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक वो जितने भी वो सूत्र या बिंदु पकड़ते हैं एक के बाद एक अच्छे से उसको डिसॉल्व किया जाता है, रिलीज करवाई जाती है। वो सारी जो समस्याएं होती है उसको रिलीज करवा दिया जाए। और थोड़ी देर बाद जब वो व्यक्ति जो समस्या का समाधान लेने आया था उसको पूछा जाता है कि आपको अभी कैसा लग रहा है, तो वो व्यक्ति इतनी सारी ऊर्जाओं को, इतनी सारी बातों को जो उसके लिए रहस्य थे, उसके ऊपर से जब पर्दा हट जाता है तो उसको पता चलता है कि ऐसी ऐसी बातें भी थी मेरी फैमिली। अब हम ये जानेंगे कि ये जो समस्याएं होती हैं ये क्यों होती है, और इसको हम जब हम इस बार इन चीजों को इतनी अच्छी तरीके से समझ गए तो इसको हम कैसे समाप्त करें। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि फैमिली में जो भी आज हेड है वो अपने बेटे को, उसके बच्चों को ये महसूस कराए कि परिवार में उसका एक उचित स्थान है। हर एक को अपने फैमिली में, परिवार में, समाज में मान्यता की आवश्यकता है, और ये होनी भी चाहिए। पहला बिंदु है जुड़ाव। यह सबसे मजबूत होता है, हमारे अस्तित्व के साथ इसका बहुत बड़ा संबंध है। जैसे कि माँ का बेटे के साथ, बेटी का पिता के साथ एक जबरदस्त बॉन्डिंग होती है उनमें। ये एक सामान्य सी बात है जो प्रचलित है और हम सब जानते हैं। हम अक्सर किसी समूह, खास तौर पर अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना चाहते हैं, भले ही ये हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। क्योंकि हम फैमिली मैन हैं तो परिवार को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और देना भी चाहिए। समूह के बाहर निकलने या उसमें बने रहने के संघर्ष अक्सर गहराई से महसूस किए जाते हैं। अगर आप जैसे किसी सदस्य से कह देते हो कि तू हमें छोड़ के चला गया, तो ये उस व्यक्ति के लिए बहुत दुखदाई है। और विशेष रूप से उसके लिए भी जो उसके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई बेटा है तो उसकी माँ के लिए भी ये बहुत दुखदाई है। तो बाहर निकलना और परिवार में बने रहने का जो एक संघर्ष अक्सर गहराई से महसूस किया जाता है। परिवार में ऐसा होता है बहुत बार। बहुत बार हम अपने बच्चों को गुस्से में बोल देते हैं कि जा, चला जा तो। मगर ये सुनते ही बहुत पीड़ा भी होती है, दुखदाई बात। क्योंकि हमारे अचेतन में परिवार के प्रति निष्ठा या वफादारी गहराई से जुड़ी होती है, जो हमें उससे कहीं ज्यादा इस बात के लिए नियंत्रित करती है कि हम अपने फैमिली से जुड़े रहें, जो कि हम समझते हैं। दूसरा, एक दूसरे को लेने और देने में, लेन देन या गिव एंड टेक
जो होता है उसका बैलेंस बनाए रखना। कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी बात, जैसे दो भाई हैं, खाने पीने की कोई चीज लाता है, बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चे को थोड़ा सा दे देता है और बाकी सारा का सारा अपने बच्चों को दे देता है। तो वो एक तरह से विसंगति पैदा करता है। संतुलन होना चाहिए, बैलेंस। भाई आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो उसमें क्या है कि मानसिकता जो एनर्जी है, जो हमारी बॉन्डिंग्स है, क्योंकि मानसिक रूप से हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चीज वहां पे बैलेंस होनी चाहिए। और हम जब स्वतंत्र रूप से इस मासूमियत की भावना को महसूस करते हैं, मासूमियत मतलब सहजता, सरलता, एक दूसरे के साथ स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत जरूरी है। तो ये अगर बनी रहती है तो एक दूसरे को हम दोष नहीं दे पाएंगे। नहीं तो क्या है, हम एक दूसरे को दोष या अ, जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक व्यवस्था और समाज में स्थान, यानी कि हम जिस सामाजिक समूह से संबंधित है, जैसे कि एक एक कम्युनिटी होती है, गुजराती कम्युनिटी, राजस्थानी कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, तो वो एक समुदाय है। और सामुदायिक नियमों का पालन करना सामुदायिक जीवन की रीढ़ है, स्पाइन है। इसमें हम जिस समूह से संबंधित हैं उसमें सही स्थान होने की भावना शामिल होती है। क्योंकि जब हमें एक सही स्थान मिला होता है तो वहां पर हम सुरक्षा और स्थिरता की भावना महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करते हैं, निश्चिंत महसूस करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और ये तब और भी अच्छा होता है जब समूह का सदस्य या परिवार का सदस्य आपसे दूर हो। दूर होने के बावजूद भी आपस में संपर्क बना रहता है, वहां तक भी आपकी अगर रीच होती है, आप उसको उतनी दूर में भी, दूर होते हुए भी यहाँ से आप उसको सुरक्षा या कोई साधन या कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध करा सकते हैं जिससे उसको बहुत अच्छा महसूस हो। तो वहां पे कोई अराजकता पैदा नहीं, कोई समस्या पैदा नहीं। और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति सभी तरह से अब सामुदायिकता की जो रीढ़ है उससे जुड़ा हुआ है। उसके अलावा तीन चीजों की और आवश्यकता होती है जिसके प्रति हमको पूरे विवेक से काम लेना होता है। नंबर एक, कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार, या समूह के प्रत्येक सदस्य, समूह जो है परिवार से थोड़ा सा आगे आ जाता है, बड़ा होता है, तो उस लेवल पे अगर वो होता है तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि व्यक्ति वहां पर अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल महसूस करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है। यदि किसी सदस्य को समान अधिकार नहीं दिया जाता, यदि किसी को बहिष्कृत भी कर दिया जाता, तो ये उसके लिए एक मुश्किल और दुखदाई होता है। लेकिन समूह के दूसरे सदस्य जो है, ये सोचकर कि ये इसका दुर्भाग्य है बोल के उसी तरह का बिहेवियरल पैटर्न अपनाने लगता है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा विवेक से काम लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा, गलतियों का निवारण किया जाना चाहिए। यदि किसी सदस्य के साथ कोई अन्याय होता है, दूसरे सदस्य को उसकी गलती का निवारण करने के लिए कहा जाएगा। इसके विपरीत, यदि कोई सदस्य गलत करता है तो दूसरे सदस्य को उसकी गलती का प्रायश्चित करने के लिए कहा जाएगा।
यदि गलत करने वाला ऐसा नहीं करता तो वहां भी ये इनबैलेंस एनर्जी हो जाती है, और ये एनर्जी भी आगे जाके कहीं ना कहीं हिट कर देती है। तो इसलिए जहां तक पॉसिबल है उसका वहां निवारण किया जाना चाहिए, ताकि वो एनर्जी जो है वहीं की वहीं रिलीज हो जाए और वो आगे जाके किसी और को डिस्टर्ब नहीं करे। तीसरा, लोगों की रैंक रैंक का निर्धारण होना। रैंक इस आधार पर निर्धारित होती है कि सिस्टम में पहले कौन। जैसे परिवार में भाई बहन होते हैं, तो जैसे पहले कौन है, बड़ा कौन है, उसके बाद में दूसरा कौन, फिर तीसरा कौन। इस तरह से ये एक रैंक है, जिससे सबको अपनी जगह अपना क्रम पता होता है। यदि किसी कारण से इसे बना के नहीं रखा जाता या ये डिस्टर्ब हो जाता, तो दूसरे सदस्य को जगह देने की कोशिश करते हुए अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज हो रही होती है, इससे थोड़ा सा बैलेंस किया जाना चाहिए। और बर्ट हेलिंगर जो कि ये कहते हैं कि ये प्रेम के आदेश हैं, द ऑर्डर ऑफ लव। ये फैमिली ऑर्डर ऑफ लव होता है, जिसके प्रणालीगत चिकित्सा कार्य में उन्होंने पाया कि पारिवारिक प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली की तरह ही अपना प्राकृतिक क्रम रखती है, और उसी तरह से अगर व्यवस्था बनी रहती है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी वजह से वो क्रम अगर बिगड़ जाए, जब कोई व्यवस्था खुद को सही करने की कोशिश करती है, तो उसके प्रभाव में आने वाली पीढ़ियों को उस एनर्जी को वो महसूस करना पड़ता है या करने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ प्राकृतिक नियम जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डिस्टर्ब हो गए थे, वो ऊर्जा वहां पे उनको महसूस होने लगती है। तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाता है हाथों हाथ, तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर आगे जाके फैमिली कॉन्स्टलेशन जैसी एक थेरेपी या वो हीलिंग लेनी पड़ती है। अब आगे एक आता है कि मॉर्फोजेनिक फील्ड। अब ये मॉर्फोजेनिक फील्ड क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मॉर्फोजेनिक फील्ड का मतलब होता है कि सब कुछ जानने वाला एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जो लोगों के नॉलेज को, एक दूसरे की ऊर्जा को, एक दूसरे के क्रम की व्यवस्था को ऑटोमेटिकली एक दूसरे को वो वितरित करता है या शेयर करता है। एक जर्मन चिकित्सक, मनोविश्लेषक और पारिवारिक नक्षत्र में अग्रणी अल्ब्रेट मेहर द्वारा बनाया गया शब्द है। जानने वाला क्षेत्र नक्षत्र ऊर्जा क्षेत्र है। ऊर्जा का यह क्षेत्र सुविधाकर्ता, प्रतिनिधियों, ग्राहक और नक्षत्र को देखने वालों को सूचित करता है या बताता है कि उसकी चेतना को क्या प्रभावित कर सकता है आने वाले समय में। तो जो नक्षत्र को शामिल सभी लोगों के सर्वोत्तम परिणाम की ओर ले जाता है। ऊर्जावान क्षेत्र हैं जो सिस्टम के भीतर उसके आसपास खुद को व्यवस्थित करते हैं और समय में यादों को प्रसारित करने की क्षमता भी रखते हैं। जैसे कि कई बार समझ लो कोई बैठा हुआ है, अचानक से उसको अपने पिता या दादा की कुछ बातें याद आने लग जाती बैठे बैठे ही। तो एक तरह से वो जो एनर्जी उसके पास आई है या जो थॉट उसके पास आया है, वो उसके व्यवहार के पैटर्न को समझाने में या व्यवहार को थोड़ा सा बेटर बनाने में भी मदद कर सकता है। तो ये ऊर्जा जो है को एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे को संदेश देती है, और मॉर्फिक रेजोनेंस के माध्यम से कई पीढ़ियों तक चलते हैं।
इसका मतलब ये है कि अक्सर हम अपने पूर्वजों को जो चीजें आसान लगती थी वो हमें भी आसान लगती है। जिन चीजों से हमारे पूर्वजों ने कष्ट सहे और संघर्ष किया, उनसे हमें भी कष्ट सहने और संघर्ष करने की अधिक संभावना, यह एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर या ऐसी क्षमता मिल जाती है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को उस पैटर्न या उस एनर्जी के इफेक्ट से सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एक मॉर्फिक क्षेत्र में एक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। मतलब वो एनर्जी हमको एक जनरेशन के साथ ऑटोमेटिकली मिल जाती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा शरीर पर्यावरण से जानकारी को लेकर या उस जानकारी जो प्रतिध्वनित होती है, मतलब वो जो पर्यावरण है उसके पास जो एनर्जी है, जो नॉलेज है, वो हमें दे देता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड उस नॉलेज को, उस पावर को ग्रास्प कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई संगीत वाद्य यंत्र या पानी का बर्तन आसपास की आवाजों के साथ तरंगायित हो जाता है। आप तालाब के पास या एक पात्र के पास कुछ साउंड जनरेट कीजिए, आप देखेंगे कि पात्र में रखा हुआ वो जो जल है अपने आप ही तरंगायित हो जाता है। उसको आपने टच भी नहीं किया और आपने यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया, तो उस इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी से वो जो जल, पात्र का जल है, अपने आप तरंगायित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों की जो ऊर्जा है, जो भावनाएं हैं, वो हमें अपने भीतर कई बार अनुभव होने लगती है। तो हम सिर्फ कोई अलग थलग व्यक्ति नहीं है, ये मान लेना कि मैं अकेला हूं या मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है एक दूसरे को ग्रुप में प्रभावित किए बिना नहीं रहती। जैसे आपकी फैमिली का कोई सदस्य तो कहीं और रहता है, समझ लीजिए कलकत्ता में, दिल्ली में, आप कहीं और है। अचानक से आप बैठकर जब उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि वो व्यक्ति आपको कॉल कर लेता है और आपसे बात करने लगता है। इसका कारण ये है कि आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वो वहां तक चली जाती है। और जैन फिलॉसफी में आपने अगर एक चीज पढ़ी होगी कि परमाणु की जो गति है उसके बारे में बताया गया है कि मनुष्य के पलक झपकने जितने समय में परमाणु जो है लोक के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाता है। मतलब अरबों खरबों लाइट ईयर्स का डिस्टेंस वो केवल पलक झपकने जितनी दूरी में तय कर लेता। तो आप कल्पना करो, आप तो केवल इस पृथ्वी के ऊपर हैं, जो अगर दूर से देखें तो सुई के नोक के जितनी दिखाई देगी। और वहां भी आप जब एक दूसरे के बारे में सोचते हो तो आपकी ऊर्जा तो बहुत तीव्रता से एक दूसरे तक पहुंचती है, और ऐसा होता है। और वैज्ञानिकों ने इस चीज को स्पष्ट भी कर दिया। तो अब हम इस फैमिली कॉन्स्टलेशन को यहीं संपन्न करते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको जान लें कि फैमिली कॉन्स्टलेशन करने के लाभ क्या हैं। फैमिली कॉन्स्टलेशन करने के जो लाभ हैं वो मानसिक पीड़ाओं को समाप्त करते हैं, वो भावनात्मक पीड़ाओं को समाप्त करते हैं, वो शारीरिक पीड़ाओं को भी समाप्त करते हैं। शारीरिक पीड़ा किसी भी तरह की हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको भी वो ठीक करता है। उसके अलावा
स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक मुद्दे हैं, आध्यात्मिक समस्याएं जो हायर कॉन्शियसनेस होती है, उतने उच्च स्तर की समस्याओं को भी समाप्त कर, और उसके अलावा परिवार, साथी या कोई अन्य संबंध जो है, या संबंध में गलत फहमी है, उलझन है, या आपस में कोई एक डिस्टरबेंस है, रुकावट है, परिवार में अलगाव है, दुर्व्यवहार है, या शिथिलता का जो एक सर्कल चला आ रहा है जनरेशन बाय जनरेशन, उसको भी आप इसमें ठीक कर सकते। पीढ़ियों से जो बड़ी से बड़ी समस्याएं चली आ रही हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, वो भी ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा परिवार में जो पालन पोषण की समस्याएं जो जनरेशन वाइज चली आ रही हैं, कि दादा फैमिली को संभाल नहीं पाए, पिता संभाल नहीं पाए, फिर मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, या मेरा बेटा भी फैमिली को हैंडल नहीं कर पा रहा है, या तलाक होते जाना पीढ़ी दर पीढ़ी, या एकल पालन पोषण, या गर्भपात होते चले जाना पीढ़ी दर पीढ़ी, या बांझपन होते चले जाना, या गोद लेने की मजबूरी होना पीढ़ी दर पीढ़ी, या इस तरह की और भी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी, और यहाँ तक कि मृत्यु का भय जो पीढ़ियों से चला आ रहा, अजीब सा डर, उसको भी फैमिली कॉन्स्टलेशन के थ्रू आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाप्त कर सकते हैं। और फैमिली की बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत करने के लिए ये एक बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव थेरेपी है, जिसकी वजह से वापस आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो, बहुत वाइड हो, वापस यूनाइट हो जाए, वो भी हो सकता है। क्योंकि एक यूनाइट फैमिली में रहने का जो आनंद है, वो इतना जबरदस्त है कि आप सोच नहीं सकते। समझ लीजिए एक बहुत बड़ी फैमिली है और एक छोटा सा बच्चा है, वो गली में खेलने चला, कुछ लड़के आए, उन्होंने सोचा हम इसको पीट दें। उनमें से एक लड़का बोला अरे रहने दे, इसको पीटेगा तो इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, इसके भाई, इसका चाचा, इसका ताऊ सब लठ लेके पीछे खड़े हुए हैं। तो वो जो एक सुरक्षा होती है बच्चे में, वो उसको एक बड़ी फैमिली से ही मिलती है। मगर जब फैमिली छोटी हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वहां पे बहुत तरह की प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्याएं, बहुत तरह की उलझने, एक अजीब सी मेंटल डिस्टरबेंस या अनकंफर्टनेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। छोटी फैमिली में ये होता रहता है। वो कहीं भी जाएंगे, फैमिली के मेंबर में डर बना रहेगा, अरे वो बाहर तो गया है, फैमिली के मेंबर को चिंता होने लगती है। फैमिली का फैमिली में जो हेड होता है वो भी बाहर जाता है तो भी चिंता बनी रहती है। तो वो चिंता बनी रहती है स्मॉल फैमिली। मगर जब एक बड़ी फैमिली होती है, तो वहां पे एक अजीब तरह की पॉजिटिव और पावर जैसी एनर्जी फील होती है, कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो पता नहीं कौन कौन है, दादा है, दादी है, माँ है, पिता है, भाई है, बहनें हैं, बहुत कोई है, बहुत सारे रिश्तेदार। तो इस तरह इसके बहुत सारे लाभ, शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा से मुक्ति, माइग्रेन, अस्थमा, खाने के विकार, पीठ दर्द, चिंता, भय, आत्महत्या की प्रवृत्ति, नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग, मतलब सेवन, जीवन की स्थिति की बड़ी तस्वीर को अगर आप समझते हैं, और बड़ी फैमिली के बेनिफिट को अगर आप समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बड़ी फैमिली में रहने के कितने बेनिफिट है। फैमिली जब अलग हो जाती है, एक स्टार, मतलब 4 स्टार
100 सितारों से अलग हो जाते हैं तो उनकी पावर बहुत कम रह जाती है, रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाती है, वो अपने आप को डिफेंड करने की पावर कम हो जाती है, हीन भावना भी ज्यादा। तो अपने परिवार की एक उपचारात्मक और आंतरिक एक पिक्चर को, छवि को पाने के लिए, अपने वंशजों को अदृश्य बोझ से मुक्त करने के लिए भी, और अपने जीवन में आने वाली रुकावटों का जो पैटर्न है उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, या जो बीमारी का पैटर्न चला आ रहा है उसको तोड़ने के लिए, ये एक बहुत शक्तिशाली फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी है, जिसका प्रयोग करके अपने जीवन को आप बहुत सुखी और समृद्ध और उन्नत बना सकते हो। तो इसके लिए आज हम एक 10 मिनट का छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। तो उस प्रयोग को करने के लिए सभी तैयार हो जाएं। सभी आंख बंद करके बैठे। आसन और मुद्रा का चुनाव, कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद मंद मंद, 3 बार गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, पूरा ध्यान सांस पर। ध्यान से देखें सिर से पैर तक पूरा शरीर शांत, शिथिल, स्थिर हो रहा है। शरीर में कोई गति नहीं, क्रिया नहीं, पूरी स्थिरता। मन में कोई चिंता नहीं, चिंतन नहीं, गहरी शांति, गहरी शांति अनुभव करो। अपने पूरे परिवार के बारे में, जहां पर आपके माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, उन सभी के बच्चे, मामा मामी, मौसी मौसा, उन सभी के बच्चे, अपने दादा को देखिए, अपनी दादी जी को देखिए, उनके भाई बहनों को देखिए, नाना नानी को देखिए, उनके भाइयों बहनों को जानते हो तो उनको भी देखिए।
अपने पूरे परिवार को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने भाइयों बहनों को देखिए। पूरा बड़ा परिवार। आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के पूरे परिवार को देखिए, सास ससुर को देखिए, साले साली को देखिए, उनके बच्चों को देखिए। अपने आप महिला हैं तो अपने जेठ को देखिए, जेठानी को देखिए, देवर को देखिए, देवरानी को देखिए, उनके बच्चों को देखिए। पूरा एक बड़ा परिवार, सबके साथ जब आप संयुक्त थे, मिले थे, उनके साथ खेलते थे, उनसे बातें करते थे, पूरी गहराई से उस अनुभव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि दादा दादी, नाना नानी की छत्र छाया में कितनी शांति थी, कितना आनंद था, कितना विश्वास था, एक दूसरे के साथ किस तरह हिल मिल कर रहते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते, उठते, बैठते, हंसी मजाक, पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी, एक अद्भुत आनंद। कितना अच्छा वो समय है जब समूचे परिवार के साथ आप हिल मिलकर रहते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को बांट लेते हैं, एक दूसरे की पीड़ा पीड़ा को हर लेते हैं। आप जब साथ किसी को कोई समस्या नहीं होती, बड़ी से बड़ी समस्या होती, आप पार कर, ये आप अपने परदादा दादा पिता के अनुभवों से, भाई बहनों के अनुभवों से, अपने बड़ों के अनुभवों से सीखते हो। एक बहुत बड़े परिवार में जब आप रहते हैं तो एक मैनेजमेंट का जो ज्ञान है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, बराबर वालों के साथ कैसे व्यवहार कर, कैसे उनको हैंडल कर, किस तरह से अपनी बातों को टेक्निकली मनवाना, एक टेक्टफुल तरीके से मनवाना, वो चतुराई, वो अद्भुत ज्ञान आपको बड़ी फैमिली से प्राप्त होता है, जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अनुभव करें कि आप पूरे परिवार के साथ अपने आप
यूनाइट महसूस कर रहे हैं, एक अद्भुत आनंद की अवस्था। ध्यान से देखो, अपने आप को देखो, सिर से पैर तक पूरे शरीर को देखो। 3 बार गहरी लंबी सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। धीरे से आंखें खोलो, हथेलियां न रगड़े, एकदम रिलैक्स बैठे रहें। जिस शांति का, ऊर्जा का अनुभव हुआ है, खुली आंखों से उस शक्ति का अनुभव करें। प्लीज अपने हाथों को गाल पे न लाएं, न हाथों को रगड़ें, प्लीज। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाए, शांत, खुली आंखों से इस पारिवारिक आनंद का, उमंग का, ऊर्जा का अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स। तो अब थोड़े से प्रश्न उत्तर ले लेता हूं आप सभी का। धैर्य पूर्वक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप सभी अ, जय जिनेन्द्र। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, जो भी पूछना चाहते हैं वो हैंड राइज कर लो। जय जिनेन्द्र, मैं सूरत से अशोक जैन बोल रहा हूँ। जी जी आवाज आ सर। रही है? जी। बस एक तो आपने जो बताया थॉट और एनवायरनमेंट को चेंज करके अपन कर सकते हैं, तो उसमें एक फूड भी काफी भूमिका निभाता होगा। जैसे दादा की क्या? थाली में चटपटी आइटमें, मिठाई आइटमें रहती थी, फादर के भी थाली में मिठाई चटपटी आइटमें रहती थी, और वही अपने को चाहिए, तो उसके हिसाब से भी काफी बीमारी का कारण रहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बात यह है कि जब कोई ब्लॉकेज हो जाता है, वो एनर्जी वहां ब्लॉक हो जाती है, रिलीज नहीं होती। तो उस वो फिर कहीं ना कहीं फैमिली में किसी न किसी जनरेशन में आगे जाके डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे कि मैं शुरू में बता चुका, जो भी डिस्कम्फर्ट होता है उसको अगर आप वहीं का वहीं रिलीज कर देते हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। अभी फैमिली में समझ लीजिए आपके 3 4 बच्चे हैं। यहाँ आपकी भूमिका एक ऐसी होती है, अगर उनमें आपस में कोई किसी बात पे झगड़ा हो गया तो उनको आपस में बैठा के निपटा दो, बजाय उनको मारने पीटने के या कुछ बुरा भला कहने के। एक मीटिंग बैठाइए और उनको बहुत बढ़िया से समझाइए और उस डिस्कम्फर्ट को बहुत अच्छे से उसको रिलीज कीजिए, तो वो एनर्जी वहीं की वहीं खत्म हो जाए। और रही बात कि दादा की थाली में खाने से या पिता की थाली में खाने से, आपस में आप जब एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हो एक ही थाली में, जब 10 लोग बैठकर भोजन करते हैं, तो आप देखो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। आप देखिए कि जो लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और आप जब अलग अलग थाली लेके बैठते हो, अलग अलग खाना खाते हो, तो आपका वो बॉन्डिंग थोड़ा सा कम हो जाता है, सेल्फिशनेस वहां थोड़ी ज्यादा हो। तो बहुत। एक दूसरे के साथ आप जब जितना ज्यादा एंगेज रहेंगे, एक दूसरे के प्रति जितनी ज्यादा निष्ठा बनी रहेगी, एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा आपका विश्वास बना रहेगा, भरोसा बना रहेगा कि भाई
जैसे मैंने बताया, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति या समूह में या एक कम्युनिटी में या अ, व्यवस्था में एक प्रति व्यक्ति की जो स्थिति होती है कि भाई तुम्हारी ये पोजीशन, भाई तुम हमारी कम्युनिटी में हो, तुम्हारी ये पोजीशन नहीं, तुम परिवार में हो, तुम्हारी ये पोजीशन नहीं, तुम्हें ये पोजीशन दी जाती है। तो पोजीशन का भी एक अलग पावर है। मधु जी भी कुछ कहना चाहते हैं? मधु जी। जी। ओमर साहब, ओ पहले तो महाराज। मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि परिवार जी। को में मिल के रहना चाहिए। हम पुराने जमाने के हैं, हमें आपकी सब बातें सही लगी हैं, पर आज की जनरेशन परिवार को जुड़ के रखने में प्रॉब्लम क्यों सोचती है कि हम अकेले ठीक हैं, सब लोग के मिल के रहने की उनकी भावना नहीं। फिर आपने थेरेपी जो बताई कि जिसमें कि आपने कहा कि ग्रुप में हम करते हैं, कोई दादा बनता है, कोई पिता बनता है, उनको कैसे हमारे बारे में पता होगा कि नहीं नहीं, जब आप हम वो देखिए, आप। सुनिए सुनिए। अभी जैसे आप हैं, हम्म, आप थेरेपी लेने के लिए आते हो, जी आपको अच्छे से पता है कि आपके पिता किस किस नेचर के हाँ थे, आपकी हाँ माता जी किस नेचर की थी, जी आपका जी भाई किस नेचर का है। जी, मुझे अपने आप, परिवार के बारे। हाँ, हाँ ये आपके परिवार के बारे में आपको अच्छे से पता है। हाँ लेकिन जब थेरेपी लेने आते हो, समझ लीजिए आपने 10 लोगों का नाम बोला। अब जी मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, 10 लोगों की व्यवस्था करता हूँ। और ओके आपके परिवार में जिस व्यक्ति को भी आप प्रतिनिधि के रूप में ओके, किसी एक व्यक्ति को समझ गई चुनते हो, जैसे किसी व्यक्ति को सम, आपने पिता के रूप में चुना, समझ गई। वो क्या करेगा, एनर्जी जो है देखो, एनी टाइम एनीवेयर अवेलेबल है। जी आप जब आते हो तो आपके माइंड में आपके पिता की एनर्जी है, जी आपको उनका नेचर का पता है। लेकिन जब सामने वाले को आप ऑथराइज कर देते हो, उसको एम्बेसडर या प्रतिनिधि बना देते हो कि भाई तुम मेरे पिता की भूमिका अदा करो, जी वहां उसका अपना दिमाग काम नहीं करता, वो उस ओके एनर्जी को फील करता है। ओके और वो फिर कुछ ऐसी बातें जब बताएगा तो आपको लगेगा ये तो मेरे पिता के बारे में बता रहा है। ओके क्योंकि एनर्जी तो आप खुद लेके आ रहे हो। ओके ओके, मगर समझ डिस्टरबेंस गई। कहाँ पे है, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को चुनते हैं प्रतिनिधि के रूप में। समझ लीजिए परिवार सर में कोई एक अपना डिस्टरबेंस चला आ रहा है, कि जैसे सुसाइड वाला पैटर्न, भाई दादा के किसी भाई ने किया था, फिर जी नेक्स्ट जनरेशन जी, ने, फिर अगली जनरेशन ने, फिर अगली जनरेशन। शायद और अभी हमारी समय समय सीमा हो गया शायद है। खत्म है। अशोक जी यही कहना चाह रहे हैं तो। हाँ जी। तो इस थेरेपी के जी थ्रू आप उस चेन लिंक को तोड़ के जी आगे के जीवन को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो, और जी जो समस्या है उसको समाप्त। ठीक, तो धन्यवाद इसी के साथ धन्यवाद। विकास जी अपने एमपी के फिटनेस की क्लास में कई बार जुड़ते रहते हैं और कुछ नया ही प्रोग्राम लेके आते हैं, और ऐसे ही हमेशा हमसे जुड़े रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में आज उमर, समापन का दायित्व मुझे सौंपा गया है। जी तो जी दोनों हाथों को जोड़ते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। स्लोगन बोलिए। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब आपके, गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम हम सब सब आपके, गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम आज के सब। होस्ट विकास जी पारिक के भी आभारी है, और इस कार्यक्रम से जुड़े उन सब के भी आभारी है। और सभी मैं साधक विशेष रूप साधिका से एक साथ आनंद मल जी का में आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ओह, साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे।
फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा रोज। घंटा। ओ महाराज